क्या आप जानते हैं कि एक महिला जो साधारण सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर सड़कों पर उतरती है, उसने कैसे 34 साल पुरानी दुनिया की सबसे मजबूत कम्युनिस्ट सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका। आज ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बंगाल की वो दीदी है जिनके एक इशारे पर दिल्ली की राजनीति भी हिल जाती है। लेकिन क्या 2026 में उनका ये किला ढहने वाला है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में एक साधारण परिवार में होता। उनके पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी मां गायत्री देवी ने मुश्किल हालात में पूरे परिवार को संभाला। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके पिता का इलाज के अभाव में निर्धन हो गया। उस समय ममता बनर्जी सिर्फ 17 साल की थी। इस घटना ने उनके अंदर सिस्टम के खिलाफ गुस्सा और गरीबों के लिए लड़ने का जज्बा पैदा किया। पढ़ाई में भी वह काफी आगे रही। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इतिहास में ग्रेजुएट किया, फिर इस्लामिक इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट किया। इसके बाद उन्होंने बीएड और एलएलबी की भी डिग्री हासिल की। राजनीति में उनकी शुरुआत बहुत जल्दी हो गई। कॉलेज के समय में ही उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रख दिया। जोगमाया देवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने छात्र परिषद बनाई और वामपंथी छात्र संगठनों को सीधी टक्कर दी। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तब भी ममता बनर्जी चुप नहीं बैठी। उन्होंने समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। वह उनकी कार पर चढ़कर प्रदर्शन करती नजर आई और यही वो पल था जब पहली बार वह राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आई। यानी ममता बनर्जी की शुरुआत ही संघर्ष, हिम्मत और सिस्टम से लड़ने वाली सोच के साथ हुई थी। यही कारण है कि आगे चलकर वह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक मजबूत और जुझारू राजनीतिक चेहरा बनकर उभरी। साल 1976 से 1980 के बीच उन्होंने महिला कांग्रेस में काम किया। वह पश्चिम बंगाल महिला कांग्रेस की महासचिव बनी और यही से उनकी पहचान बननी शुरू हुई। फिर आया साल 1984। यह उनके कैरियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने जादवपुर सीट से चुनाव लड़ा और बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया। इस सीट ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिला दी, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। साल 1990 में उन पर जानलेवा हमला हुआ। वामपंथी कैडरों ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन वह रुकी नहीं और मजबूत होकर सामने आई। इसके बाद 1991 में उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। उन्हें युवा, खेल और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। फिर साल 1997 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी नई पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस। यही से ममता बनर्जी ने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की, जो आगे चलकर उन्हें पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर नेता बना देती है। ममता बनर्जी का एक विपक्षी नेता से राज्य के मुख्यमंत्री तक का सफर सड़कों पर किए गए संघर्षों से तय हुआ है। 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना के बाद उन्होंने अपनी राजनीति को मां माटी मानुष यानी मां मिट्टी और लोग के नारे पर केंद्रित किया। 2006 से 2008 के बीच सिंगूर और नंदीग्राम के भूमि आंदोलनों में उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो किसानों के हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सिंगूर में टाटा मोटर्स के नैनो कार प्रोजेक्ट के लिए उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ उन्होंने 26 दिनों की भूख हड़ताल की, जिससे न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत का ध्यान आकर्षित किया। नंदीग्राम में स्थिति और भी गंभीर हो गई, जहां प्रस्तावित केमिकल हब के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में पुलिस और कथित माकपा कैडरों द्वारा की गई गोलीबारी में 14 ग्रामीण मारे गए। इन घटनाओं ने बंगाल के बुद्धिजीवियों, कलाकारों और आम जनता को वाम मोर्चे के खिलाफ और ममता बनर्जी के पक्ष में एकजुट कर दिया। साल 2011 के ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस गठबंधन ने 294 सीटों में से 227 सीटें जीतकर दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली लोकतांत्रिक वामपंथी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनने के 26 दिन के भीतर उन्होंने सिंगूर के किसानों को उनकी भूमि वापस करने के लिए ऐतिहासिक सिंगूर भूमि पुनर्वास और विकास विधेयक पारित किया।
ममता बनर्जी की राजनीति की सबसे बड़ी शक्ति उनकी जन केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिन्होंने राज्य के सामाजिक ताने बाने को बदल दिया। उन्होंने कल्याणकारी प्रतिस्पर्धा का एक ऐसा मॉडल विकसित किया जो सीधे लाभार्थियों के खातों में पैसे पहुंचाने पर आधारित है। ममता बनर्जी की सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की जिनका सीधा फायदा आम लोगों को मिला। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी भंडार योजना की। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। आज करीब 2 करोड़ से ज्यादा महिला इसका फायदा ले रही है और सरकार हर साल इस पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। अब बात कन्या श्री योजना की। इसका मकसद लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और बाल विवाह को रोकना है। इस योजना से 1 करोड़ से ज्यादा लड़कियां जुड़ चुकी है और स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या भी कम हुई है। इसके बाद आती है स्वास्थ्य साथी योजना। यह एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। करीब 2 करोड़ से ज्यादा परिवार इससे कवर हो चुके हैं। खाद्य साथी योजना के जरिए गरीब लोगों को सस्ते दाम पर राशन दिया जाता है। लगभग 9 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिससे उनके खाने पीने का खर्च काफी कम हो गया। और सबसे अलग है दुआरे सरकार योजना। इसमें सरकार खुद लोगों के घर जाकर उनकी समस्याएं सुनती है और मौके पर योजनाओं का लाभ देती है। इससे सरकारी योजनाओं की पहुंच और पारदर्शिता दोनों बढ़ी है। यही वजह है कि इन योजनाओं ने ममता बनर्जी की राजनीति को मजबूत करने में बड़ा रोल निभाया। विशेष रूप से लक्ष्मी भंडार योजना, जिसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए अब बढ़ाकर 1500 रुपए और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 1200 रुपए जो बढ़ाकर 1700 रुपए मिलते हैं। ममता बनर्जी को बंगाल की करोड़ों महिलाओं के जीवन में एक तयरक्षक के रूप में स्थापित किया है। विपक्षी दल भाजपा ने भी इस योजना को लोकप्रियता को देखते हुए वादा किया कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो इस राशि को 2 गुना यानी 3000 रुपए कर देंगे। तो बनर्जी की योजनाएं राजनीतिक सफलता का प्रमाण है। जहां एक और ममता बनर्जी की लोकप्रियता चरम पर है, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार और पार्टी गंभीर आरोपों और विवादों में भी घिरी रही। स्ट्रीट पॉलिटिक्स की उनकी शैली पर अक्सर कानून व्यवस्था और संस्थागत हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं। ममता बनर्जी की सरकार पर बड़े विवाद और घोटालों के आरोप भी लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय घोटालों की। शारदा और रोज वैली जैसे चिटफंड घोटालों में लाखों गरीब निवेशकों का पैसा डूब गया। इन मामलों में तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगे और कुछ को जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद आता है एसएससी भर्ती घोटाला। शिक्षकों की भर्ती में बड़े स्तर पर घूसखोरी के आरोप लगे। इस मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार भी किया गया, जिससे सरकार की छवि पर बड़ा असर पड़ा। फिर 2024 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई। साथ ही संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप भी लगे। इन मामलों के बाद कानूनी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे और देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा भी एक बड़ा मुद्दा रही। चुनाव के समय और उनके बाद कई हिंसा की खबरें सामने आती है। विपक्ष का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय कैडर और सिंडिकेट डर और दबाव बनाकर चुनाव को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि ममता बनर्जी की राजनीति जहां एक तरफ योजनाओं के लिए जानी जाती है, वहीं दूसरी तरफ इन विवादों को लेकर भी लगातार सवालों के घेरे में रहती है। लेकिन इन घोटालों के बावजूद ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता काफी हद तक बरकरार रही। विश्लेषकों का मानना है कि अपनी सादगीपूर्ण जीवन शैली के माध्यम से जनता के बीच यह संदेश देने में सफल रहती है कि भ्रष्टाचार उनके व्यक्तिगत आचरण का हिस्सा नहीं बल्कि निचले स्तर के नेताओं की विफलता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब जाति और धर्म के समीकरण पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। ममता बनर्जी ने एक ऐसे इंद्रधनुषी गठबंधन तैयार किया है जिसमें मुस्लिम, दलित, विशेषकर मतवा समुदाय और ओबीसी शामिल है। मतवा समुदाय यानी नमोशूद्र दलितों का एक ऐसा संप्रदाय जो बंगाल की कम से कम 30 से 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। साल 1950 के बाद बांग्लादेश से आए शरणार्थी नागरिकता की मांग लेकर संघर्षरत रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतवा समुदाय बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और इसी को लेकर भाजपा और ममता बनर्जी की अलग अलग राजनीति रही है। भाजपा की राजनीति साफ है। उन्होंने सीएए के जरिए यह वादा किया है कि शरणार्थियों को बिना शर्त नागरिकता दी जाएगी।
इसके वादे से मतवा समुदाय का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ आकर्षित हुआ है। वहीं ममता बनर्जी ने एनआरसी के डर को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। उन्होंने लोगों से कहा कि भाजपा सीएए के बहाने असली भारतीय नागरिकों को शरणार्थी बना सकती है, इसलिए उन्होंने लोगों को सावधान रहने को कहा है। साथ ही ममता बनर्जी ने मतवा समुदाय के साथ सीधा जुड़ाव भी बनाया है। उन्होंने इस समाज की बड़ी नेता बडोमा बीणा पाणी देवी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, जिससे उन्हें इस समुदाय में मजबूत समर्थन मिला है। यानी एक तरफ भाजपा नागरिकता का वादा करके समर्थन जुटा रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी डर और भरोसे दोनों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। राज्य की लगभग 30% मुस्लिम आबादी तृणमूल कांग्रेस की सत्ता का मुख्य आधार रही है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में लगभग 75% मुस्लिम मतदाताओं ने बनर्जी के पक्ष में मतदान किया। हालांकि आईएसएफ जैसे संगठनों का उदय और फुरफुरा शरीफ जैसे धार्मिक केंद्रों का बदलाव रुख इस वोट बैंक में सेध लगा सकता है, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है। यानी आने वाले समय में यही वोट बैंक बंगाल की राजनीति का गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 2026 की चुनाव की, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा सैन्य टकराव हुआ, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। भारत इसे मोदी सरकार की मजबूत लीडरशिप के रूप में दिखा रही है। साथ ही ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है कि वो घुसपैठियों को संरक्षण देती है। वहीं ममता बनर्जी इन आरोपों को खारिज कर रही है और इसे राजनीतिक हमला बता रही है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े विवाद की, जिसे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है। इसके तहत करीब 91 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने इसे साजिश बताया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। उनका कहना है कि इसमें खास तौर पर गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। अगर आंकड़ों को समझे तो तस्वीर और साफ हो जाती है। करीब 29% वोटर युवा है, जो रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। महिला वोटर 3.4 करोड़ से ज्यादा है, जो ममता बनर्जी का सबसे मजबूत वोट बैंक माने जाते हैं। और अगर 2021 के चुनाव को देखें तो तृणमूल कांग्रेस को लगभग 48% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को करीब 38% वोट मिले थे। यानी दोनों के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला है। सीधे शब्दों में कहे तो 2026 का चुनाव राष्ट्रवाद, वोटर लिस्ट और जाति धर्म की राजनीति के बीच एक बड़ा मुकाबला बनने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल तक सीमित रहेगी या दिल्ली की राजनीति भी बदलेगी। ममता बनर्जी का राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी किसी से छिपी नहीं है। साल 2021 में बड़ी जीत के बाद उन्होंने खुद को भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी चेहरा बनाने की कोशिश की है। वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और लगातार केंद्र सरकार पर हमला करती रहती है, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है उनकी सीमित पकड़। तृणमूल कांग्रेस का असर बंगाल के बाहर जैसे गोवा, त्रिपुरा और मेघालय में ज्यादा नहीं दिखता। दूसरी चुनौती उनकी शैली है। उनकी स्ट्रीट फाइट वाली राजनीति हर जगह लोगों को उतनी पसंद नहीं आती और हिंदी अंग्रेजी पर उनकी पकड़ भी राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा असर डालती है। तीसरी बड़ी समस्या विपक्षी एकता है। कांग्रेस और बाकी पार्टियों के साथ उनके रिश्ता हमेशा अच्छे नहीं रहते, क्योंकि वह खुद को सबसे बड़ा विपक्षी नेता मानती है। अब असली फैसला 2026 के चुनाव में होगा। अगर ममता बनर्जी वहां मजबूत जीत हासिल करती है तो 2029 में वह प्रधानमंत्री पद की बड़ी दावेदार बन सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सिर्फ बंगाल की एक मजबूत नेता बनकर ही रह जाएगी। दोस्तों, ममता बनर्जी की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। उन्होंने बंगाल की राजनीति को बदल दिया। पहले जहां वर्ग यानी अमीर गरीब की बात होती थी, अब राजनीति पहचान और कल्याण योजनाओं के आसपास घूमती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि लोग उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दीदी यानी अपने परिवार की सदस्य की तरह देखते हैं, जो हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती है। लेकिन अब उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। 15 साल की सत्ता के बाद लोगों में नाराजगी भी दिख रही है और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार बढ़े हैं। दूसरी तरफ भाजपा का तेजी से बढ़ना और धर्म व जाति के आधार पर राजनीति का बढ़ना ममता बनर्जी के पुराने समीकरण को कमजोर कर रहा है।
इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर और वोटर लिस्ट वाले विवाद ने 2026 के चुनाव को और भी ज्यादा टफ बना दिया है। सीधे शब्दों में कहे तो ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पुरानी राजनीतिक फिनोमेना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनकी योजनाएं और दीदी की छवि इन आरोपों और चुनौतियों पर भारी पड़ेगी या फिर बंगाल में इस बार बदलाव आएगा, क्योंकि बंगाल में जो होता है उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2026 में बंगाल क्या फैसला करता है। अगर आपको लगता है कि ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आएगी या आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट करके अपनी सोच शेयर करें। शुक्रिया।